मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में क्या देखे थे। मिसलेनियस का आपका पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े थे, उसके बाद में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक सॉल्व किए थे। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स बनाते हैं, मतलब 4 से बनाते हैं। 4, 5, 6 जो बचा हुआ है तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है देखते हैं। इफ A is not subset of B, if A is not subset of B and B is not subset of C and B is not subset of C, then A is not subset of C, then A is not subset of C। तो लास्ट क्लास में तो हम कुछ क्वेश्चन में आप लोग बता दिए थे कि नहीं होता है तो ए बी को एज्यूम कर लो, कोई सेट वैसे बना लो। चूंकि 3 क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से भी हम लोग बनाकर देखते हैं, या तो वेन डायग्राम से बनाते थे, नहीं तो एलिमेंट्स मान करके देखते हैं इसको। तो ये क्या कर रहा है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ सी। यही ना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, नॉट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो लेट करो, मान लो ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए कोई मेरा एलिमेंट्स है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन इंप्लाइज दैट अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है, क्या कह रहा है कि ये बी है लेकिन ए जो है इसके अंदर नहीं है, ए कहीं और है। मतलब ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स दैट एलिमेंट्स ऑफ ए जो ए है बी से नहीं बिलोंग करेगा। यही ना होगा कि एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर ए मेरा ए का एलिमेंट्स है तो बी से बिलोंग नहीं करेगा, अगर सबसेट नहीं है तो नहीं बिलोंग करेगा। हम लोग क्या पढ़ते थे कि ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट्स बी से बिलोंग करता। अगर ए मेरा इसमें रहता, ए का सारा एलिमेंट्स बी से भी बिलोंग करता, तब क्या होता यहां ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर इस केस को ले लें तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो एलिमेंट्स है बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए लेट ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए, इट मीन्स दैट इंप्लाइज दैट ए शुड नॉट बिलोंग टू बी। क्यों? सिंस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। अब देखो, ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा है और यहां क्या कर रहा है कि बी इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ सी। बी जो है ये भी मेरा सी का सबसेट नहीं है, सी कोई अलग सेट है, बी उसका सबसेट नहीं कर रहा है, नहीं है। इट मीन्स दैट ए शुड ऑल्सो नॉट बिलोंग टू सी सिंस बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। देखो क्या कह रहा है कि ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए हम ले लिए, इसका मीनिंग क्या होगा, चूंकि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है तो ए आपका मेरा बी से बिलोंग नहीं करने जा रहा है किसी हालत में। उसका जब इसका ए का ही एलिमेंट, ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ये जो ए का एलिमेंट है वो भी बी में नहीं होगा। अब कह रहा है बी का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है, तो ए मेरा बी का जब एलिमेंट्स नहीं है, ए क्या है, बी का एलिमेंट्स नहीं है। ए मेरा जब बी का एलिमेंट्स नहीं है तो ए क्या सी का एलिमेंट्स होगा। अब देखो, चूंकि यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, यहां पर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ध्यान से इसको सीखिएगा। ए क्या है, बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ए जो है, ए की हम बात कर रहे हैं, इसका एलिमेंट है ए, आपका ए का एलिमेंट है, वो बी का एलिमेंट नहीं होगा चूंकि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब क्या ए इसका एलिमेंट भी होगा कि नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो, ये आप नहीं कह सकते हो कि इसका भी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ए एलिमेंट ऑफ बी तो नहीं होगा क्योंकि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बट ए मे बी एलिमेंट ऑफ सी और मे नॉट बी एलिमेंट ऑफ सी। ए जो है सी का एलिमेंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? आप पूछिए क्यों?
हमको क्या बोला है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो हम लिख रहे हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब बी मेरा इधर हो गया, ए मेरा इधर हो गया, नॉट सबसेट ऑफ बी। एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये जो बी है वो मेरा सी का सबसेट नहीं है। लेकिन हमको ये कहां बोल रहा है, अगर सी के अंदर हम ये लिख दें ए, ध्यान से देखिएगा बहुत कंफ्यूजिंग है, सी के अंदर हम क्या लिख दें, ए लिख दें, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा सी के अंदर जब हम एक लिख देंगे तो इससे भी तो यही होगा कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये तो मेरा कंडीशन फॉलो हो ही रहा है ना कि ए इज एलिमेंट्स ऑफ बी, ए शुड नॉट बिलोंग्स टू बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बट अगर बी नॉट सबसेट ऑफ सी है, मतलब बी क्या है, सी का सबसेट नहीं है। देखिए बी यहां है, मेरा सी यहां है, ये सबसेट नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन आप इस केस में क्या है कि ए मेरा सी का एलिमेंट हो भी सकता है, मतलब सबसेट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर है तो सबसेट है, अगर यहां है तो सबसेट नहीं है। तो ट्रू आप एकदम ये नहीं कर सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू सी और ए शुड नॉट बिलोंग्स टू सी। दैट इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बारीकी से इसको समझिएगा क्योंकि इसको समझना जरूरी है, बेसिक है। हमने क्या माना कि ए एलिमेंट्स आपका ए है, इंप्लाइज दैट हम क्या लिखे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं है। ये दोनों चूंकि ए एंड बी क्या है, डायरेक्टली लिंक है। क्या है, ये दोनों मेरा डायरेक्टली लिंक है। ए बी क्या है, डायरेक्टली दोनों के बीच में हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो उसके बाद जब हम आ रहे हैं, इसके बाद में क्या लिख रहे थे हम लोग कि B इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो B और C के बीच मेरा रिलेशन दिया है, यहां A नहीं है, यहां A नहीं है, B और C के बीच रिलेशन है। तो हम इस आधार पर डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि A इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ C, क्योंकि B इज सबसेट ऑफ C नहीं। क्यों, क्योंकि A और C मेरा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप वेन डायग्राम से यहां हम समझा दिए कि अगर आपका ABC तीनों अलग अलग रहता, वेन डायग्राम से हम आपको वर्चुअली समझा दिए कि अगर क्या कर रहा है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए मेरा अलग है, बी मेरा अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। और कह रहा है बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो हम ये करें कि बी मेरा यहां है और सी यहां है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब मेरी बारी आती है कि क्या है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। हम कह रहे हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। जब ए मानते हैं इसके अंदर मेरा रहे, तो इस कंडीशन में नहीं कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये तो ट्रू है ही। बट यहां क्या हो जा रहा है, ए इज सबसेट ऑफ सी हो जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, ए इज सबसेट ऑफ सी हो जा रहा है। यही दूसरा कंडीशन भी इसके केस में मेरा संभव है, बी नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इस केस में एक और कंडीशन एग्जिस्ट कर सकता है कि ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा ए है, ये भी संभव है। यहां भी मेरा क्या है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी है एंड ए इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ सी है। तो हम ये करें कि ये भी पॉसिबल है एंड ए इज सबसेट ऑफ सी, दोनों पॉसिबल है। ये हम ये नहीं कर सकते हैं कि नॉट, केवल नॉट सबसेट ऑफ सी है। ए इज सबसेट ऑफ सी भी हो सकता है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी भी हो सकता है। यहां से हम वेन डायग्राम से इसको लिख सकते हैं कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी implies that A एलिमेंट ऑफ C हो सकता है और एलिमेंट ऑफ C नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन संभव है। अब बोला है एग्जाम्पल देने के लिए, तो ये तो चूंकि लॉजिकली हम लोग बढ़े, इस टाइप का बहुत जरूरत आएगा, इसलिए हम क्या किए कि इसमें भी आपको इंसर्ट कर दिए, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपली उधर जाएंगे ही नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई सीधा सीधा पढ़ा देते, कंफ्यूज क्यों करना है। लेकिन हम कहते हैं सीधा क्यों जाना है, आप चीजों को तो समझोगे ना भाई, कब तक भागते रहोगे। तो एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, 1 2 मान लो, बी आपका ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है, 3 4 मान लिए, और क्या कर रहा है,
B इज नॉट सबसेट ऑफ C, B मेरा C का सबसेट नहीं है। तो यहां क्या हो सकता है, C में अगर हम माने तो 5 6 भी मान सकते हैं, और ऐसा भी हम C को लिख सकते हैं 1 5 6 भी मान सकते हैं। अब देखो क्या है, ये दोनों से क्या है, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। दूसरा B इज नॉट सबसेट ऑफ C, अगर ये हम यहां से चले तो क्या है, B इज नॉट सबसेट ऑफ C, क्या 1 5 6 में 3 4 बिलोंग कर रहा है क्या, ये भी अगर मान ले, जो आपको मानना है, हम दो इसलिए माने कि ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ C। बट क्या है यहां, ये क्या है, सबसेट ऑफ C है, ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ C है। अगर इससे हम लोग देखें यहां से, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इज, सॉरी 1 2 दे दो, एक 1 2 5 6 दे दो, क्योंकि इसका एलिमेंट उससे बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 5 6 दे दिए तो भी मेरा B इज नॉट सबसेट ऑफ C, लेकिन क्या है, A इज सबसेट ऑफ C है। 1 2 5 6, इसलिए गिवन कंडीशन मेरा क्या है, फॉल्स है। तो इसको इतना एक्सप्लेन कर दिए, समझ जाइएगा इसको अच्छा से। तो आप डायरेक्टली A इक्वल टू कुछ भी ले लो, हम 1 2 लिए, आप AB ले लो, CD ले लो, इसके बाद में EF ले लो, AB EF ले लो, हो जाएगा। चलो अब आते हैं 5 नंबर क्या कर रहा है। इफ x बिलोंग्स टू A, इफ x belongs to A and A is not subset of B, A is not subset of B, then x is element of B, then x is element of B। अब ये बताओ ट्रू है कि नहीं है, कह रहा है कि x is element of A, क्या है, गिवन x is element of B and A is not subset of B, implies that क्या होगा, x A का एलिमेंट है लेकिन B का, A B का सबसेट नहीं है, मतलब ये जो है x A से बिलोंग करेगा, और जब B का सबसेट नहीं है तो B से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A मेरा क्या है, A है, और ये मेरा B है। कह रहा है कि A सबसेट ऑफ B नहीं है, तो X इसका एलिमेंट्स है, तो B से तो बिलोंग नहीं ना करेगा, दैट इंप्लाइज क्या हो गया, फॉल्स। 4 नंबर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ले लीजिए, A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4। यहां से क्या होगा, हियर 1 इज एलिमेंट्स ऑफ A या 2 इज एलिमेंट्स ऑफ A, बट 1 नॉट एलिमेंट ऑफ B, नॉट एलिमेंट ऑफ B। आप लिख सकते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ A है, 2 भी एलिमेंट ऑफ A है, बट 1 एंड 2 क्या है, एलिमेंट ऑफ B नहीं है, ठीक है, एंड A इज सबसेट ऑफ B भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि X इज एलिमेंट ऑफ B कह रहा है, तो ये क्या है, नहीं है, तो फॉल्स है, दैट इज X नॉट एलिमेंट ऑफ B। ये होना चाहिए, ये ट्रू है, लेकिन वो X एलिमेंट ऑफ B दिया है, इसलिए वो क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा से इसमें देखिएगा, बहुत आसानी से हम समझा रहे हैं। X बिलोंग्स टू A दिया है एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B। A इज नॉट सबसेट ऑफ B कहने का मतलब क्या होगा, दोनों अलग है, मतलब A का कोई भी एलिमेंट्स B से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो A इज नॉट सबसेट, X जो इसमें है A में, वो B में नहीं होगा, जब सबसेट नहीं है तो इसका A का कोई भी एलिमेंट्स B से बिलोंग नहीं करेगा, दैट इंप्लाइज X शुड नॉट बिलोंग्स टू B। लेकिन वहां क्या दिया है, X बिलोंग्स टू B, तो ये क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया।
अब चूंकि फॉल्स है तो हमको एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल में क्या लिए, कोई भी आप ले लो 1 2, वहां सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 2 दिए तो यहाँ 3 4 दे दिए, क्योंकि ये उसमें नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं है तो नहीं होना चाहिए, इतना तो हमको कंडीशन दिया ही है। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए है, 2 भी एलिमेंट्स ए है, बट 1 और 2 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी नहीं है, दैट इज एक्स शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ बी। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फाइव नंबर देखो क्या है, कौन सा हम बताए थे, 5 बताए थे, 6 आते हैं, 5 ही था, 6 आते हैं। 6 में क्या है, if A is subset of B, if A is subset of B and X should not belongs to B and X should not belong to B, then X also not belongs to A। अब देखो क्या करा है कि A is subset of B, ठीक है, and X not belongs to B, then X also not belongs to A। अब देखो हम मान लेते हैं कि लेट, इतना हमको तो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना कंडीशन हमको दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि X मेरा A से बिलोंग नहीं करेगा। A इज सबसेट ऑफ B दिया हुआ है, A है, ये B है, एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B दिया है, X कोई है जो कि B में कहीं नहीं है, तो पूरा B में जब नहीं है तो A में भी नहीं होगा, X शुड ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन अब है हमको प्रूफ करना है इसको, तो मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू A, मान लिया कि X मेरा A से बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट अगर X A से बिलोंग करता है तो X क्या है, B से भी बिलोंग करेगा, X ऑल्सो बिलोंग्स टू B, चूंकि सिंस A इज सबसेट ऑफ B, तो A का जो भी एलिमेंट्स होगा B से बिलोंग देगा, बट इट इज गिवन दैट X शुड नॉट बिलोंग्स टू B। हम मान लिए कि X इज एलिमेंट ऑफ A है, ठीक है, इसको हम मान लिए कि ऐसा है, वो नहीं दिया है तो हम मान लिए कि ये है, तो अगर ये है तो ये होना चाहिए, लेकिन मेरा क्या दिया हुआ कि X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B, इट मीन्स दैट X should also be not element of A, proved, ठीक है, but it is given that X is not element of B, it means that X should not be element of A, that is our assumption of X element of A is wrong। मेरा assumption क्या है, wrong है, तो आप इस वे में इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट X चूंकि दिया है कि हमको प्रूव करना है कि एलिमेंट ऑफ A नहीं है, हम मान लिए कि है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, X एलिमेंट ऑफ B भी होगा चूंकि A इज सबसेट ऑफ B यहां दिया हुआ है, बट इट इज गिवन दैट X नॉट बिलोंग्स टू B, यहां दिया हुआ है, इट मीन्स दैट X शुड ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू A। अगर B से ही बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब A से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये प्रूव हो गया मेरा, इट मीन्स दैट आवर एजम्पशन ऑफ X शुड बी एलिमेंट ऑफ A इज रॉन्ग, X आपका एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ वेन डायग्राम से भी आप समझ रहे हो कि X जब B का ही एलिमेंट नहीं होगा तो A का किसी हालत में नहीं हो सकता है। तो ये 2 रहा मेरा, फिनिश हो गया। अब चलते हैं 3 में। एक एक करके हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि 1 2 मान करके बस बढ़ चले, वैसा नहीं है, एकदम अच्छा से समझना है। 3 में क्या दिया है, ए बी सी सेट सच दैट, आपका ए बी सी दिया हुआ है और दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू
A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that क्या दिया है, if A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that क्या होगा, B is equal to C। ये हमको शो करना है। तो देखो, जब शो करना है कोई चीज हम लोग को प्रूव करना है तो क्या है, कंडीशन से हम लोग मूव करते हैं। कंडीशन मेरे पास क्या है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहां पर हमको फोकस करना है कंडीशन पर। तो हमारे पास दिया है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, गिवन A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। अब देखो, A यूनियन B और A यूनियन C हमारे पास दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि अगर सेट ऑफ ऑपरेशन यहीं पर आता है, ठीक है, जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अब उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। B इक्वल टू C प्रूफ करना है, ठीक है, A B C तीनों इन्वॉल्व है मेरे में। तो अब एक इंटरसेक्शन का भी यहां पर दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे इसमें इंप्लीमेंट करें। यहां तो यूनियन हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन करते हैं, इंप्लाइज दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C ले लेते हैं। तो जब इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां भी इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन C ले लिए। क्यों इंटरसेक्शन लिया, हम बताएं कि यहां एक दूसरा कंडीशन इंटरसेक्शन के फॉर्म में दिया है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C दिया है। तब हम यहां आते हैं। अब देखो, एक हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, ये हम लोग पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन जब करेंगे तो A यूनियन C इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन होना चाहिए यहां पर, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन, यहां पर हमको ये होना चाहिए, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C होना चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन होगा, तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब यहां क्या लिखेंगे, वहां भी वही लिखेंगे, A यूनियन C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C इंप्लाइज दैट A यूनियन C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C क्या आएगा, C ही आएगा। अब देखो, A यूनियन C कर रहा है, क्या कर रहा है यहां पर, A यूनियन C कर रहा है और C का इंटरसेक्शन है, तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कोई A सेट है और C सेट है, दोनों का यूनियन बना दो, और कह रहा है कि C के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो यही पार्ट को बनाएगा ना, दैट इंप्लाइज C। यहां हम लोग क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन C है, तो A इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या दिया है यहां पर, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या दिया है, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये मेरा आ गया। आप यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि A इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B गिवन, ये आप लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां क्या है, यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी है, जैसे इसको हम लोग तोड़े थे, यहां से इंटरसेक्शन था ना, यहां इंटरसेक्शन था, उसको हम लोग यूनियन के फॉर्म में लाया था ऐसे। अब इसको फिर वापस तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो मेरा कॉमन है वो यहां बाद में है, जो मेरा कॉमन है वो बाद में है,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये क्या था? कम्यूटेटिव लॉ था। सी इंटरसेक्शन बी कम्यूटेटिव लॉ इक्वल टू सी। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इसको चाहे लिखना तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन सी, आप क्या लिख सकते हो इसको? यहां से ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मेरा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो सिंपली वही चीज आ गया। उसको नहीं भी अगर तोड़ते तो मेरा काम चल जाता, केवल राइट साइड को एक्सपेंड करते, इसको एज इट इज रखते। प्रैक्टिस से इसमें बहुत सारा कुछ ये होता है। इसको अगर नहीं भी तोड़ते तो मेरा काम चल जाता, मतलब सेम चीज आया। क्या आया? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन सी, सॉरी अलग है, ए यूनियन सी, जैसे ए है यहां सी है, ए है बी था इसमें। अब देखो यहां ए था यहां बी था, कैसे हम लोग तोड़े? तोड़ने पर ध्यान दीजिए, यहां ए था यहां बी था, यहां ए था यहां पर बी था, तो ए यूनियन बी को हम क्या लिखे? ए इंटरसेक्शन सी जो बाद में था, और बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरा क्या था? ए इंटरसेक्शन बी है, तो जो पहला है उसको पहले लिखे, और दूसरा में भी जो पहला है उसको भी पहले लिखे। तो ए यूनियन सी, यहां भी यही किए थे ना, जो ए पहले था तो यहां लिखे, यूनियन बी था तो वो भी यहां लिखे थे। अब इंटरसेक्शन था, बाद वाला इंटरसेक्शन था, तो यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? ए यूनियन सी लिख दिए। और क्या है यहां पर? क्या होगा? ए यूनियन सी, जो बाद में बचा वो इंटरसेक्शन में आ गया। सी क्या था? क्योंकि दोनों में यहां कॉमन था, तो मेरा क्या है? बाद में आया। तो हम ए यूनियन सी इक्वल इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी लिख दिए। ध्यान देते जाइएगा, इंप्लाइज दैट ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी। ए यूनियन सी इक्वल टू क्या दिया है? ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया? सी। इंप्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर रहा है। ए यूनियन बी, ए है बी है, दोनों को मिला देंगे तो मेरा क्या होगा? ए यूनियन बी। अब कह रहा है कि इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? केवल बी होगा। दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ट्रू। तो फिर से एक बार इसको आप समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सब है चीज आपको प्रैक्टिस का, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका फ्रीली माइंड चलेगा, और कहां पर कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है खटाखट करते जाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी भी हम बोलते हैं कि इसको बनाने के बाद कम से कम कल एक बार बनाइए, परसों डेली बनाइए, इसको 2-4 दिन बनाइए इसको, उसके बाद दिमाग खुल जाएगा। क्या गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी? बहुत लोगों को देखते हैं कि पढ़ाते हुए क्या है कि पहले ही बना लेते हैं, पहले बना लिए उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिए, समझ में तो आ जाएगा। लेकिन जब आप खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा तो अभी देखिए कितना के बाद भी हमको कहाँ दिक्कत हो रहा था ना धीरे धीरे। तो वैसे ही आपको खुद होगा। तो इसीलिए लेकिन करें, कभी भी देख करके, जैसे एग्जाम्पल कहीं बुक में भी दिया है, देख के समझने बनाने से कुछ नहीं होगा। उसको फोल्ड करो, कॉपी किताब फोल्ड करो, आप अपना बुक कॉपी निकालो, क्वेश्चन लिखो, आप अपने से अटेम्प्ट लो। एक बार गलती होगा, छोड़ो, 2 बार गलती होगा, फिर देखो 3 बार होगा, आपका दिमाग डेवलप होगा। फाइनली आप, जब हम लोग HC वर्मा का फिजिक्स का क्वेश्चन बनाते थे तो इनिशियली में 11th क्लास में थे, तो होता क्या था कि 1-1 घंटा एक क्वेश्चन पर स्टिक कर जाते थे। एक क्वेश्चन नहीं बनता था तो 1 घंटा तक दिमाग लगा रहते थे। नहीं जब बनता था तब लास्ट में कहीं सर से पूछते थे, या नहीं आता था कहीं से कुछ देखते थे सोल्यूशन। तो हमारा यही सजेशन है कि क्वेश्चन को आप अपने से प्रयास करो, 2 बार 4 बार, नहीं हो रहा है देखो फिर प्रयास करो। ये नहीं कि कहीं से एक बार तक रट्टा तो कभी नहीं मानना है, रट्टा कभी नहीं मानना है। आप बनाओ, जरूर आपको रास्ता मिलते जाएगा। आओ यहाँ पर देखते हैं, गिवन मेरा ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया है। अब हम क्या बोले कि चूंकि यहाँ क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है तो हम इस पर सेट ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन का लगा दिए। तो हम क्या यहाँ पर कर दिए? इंटरसेक्शन लगा दिए। दोनों तरफ चूंकि सेम इंटरसेक्शन लगाएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी था, तो इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन सी।
अब देखो इंटरसेक्शन सी जब लगाए तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, फॉर्मूला था कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन, यहाँ यूनियन चूंकि कॉमन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ए से एक बार सी को ये करेंगे, एक बार बी से सी के, तो यूनियन के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। यहां भी सेम चीज है, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी वाला मेरा था, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहां पर हमारा गड़बड़ हो गया है। जब यहां भी करोगे तो ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये सी ही आएगा ना। यहां क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहां यूनियन है, इंटरसेक्शन ही होगा, ये यूनियन है सी। तो अब देखना है ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए सी में कुछ कॉमन है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर दो मान लो, ऐसे मान लो सेट्स ए है और सी है, दोनों में मेरा कॉमन ये है, तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी मतलब इस पार्ट को भी मिला देना, तो फाइनली क्या मेरा, क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो यहां मेरा सी आ रहा है, वो गलत लिखा गया था वहां पर ये करने में, तो यही बोल रहे हैं कि अपने से बार बार देखो, करो, तब समझ में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी ये है और सी मेरा ये जो पार्ट है टोटल पार्ट, तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो मेरा क्या आएगा, फाइनली सी ही आएगा। तो यहां सी लिख दिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन और यहां क्या है, वहां तो हम सी लिख दिए। अब इधर वाला देखो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, सॉरी यहां नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखे, यहां पर हम लिख दिए कि सिंस ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तो सी राइट साइड में आ गया, अब लेफ्ट साइड का हमको बी लाना है, ये लाना है, तो दिमाग यहां पर भी रहना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब चूंकि देख रहे हैं यहां भी इंटरसेक्शन आ रहा है, बीच में यूनियन है, तो यही वाला पार्ट तो है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको बैक कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट करें, राइट टू लेफ्ट। तो अब देखो यहां पर क्या था, जो मेरा कॉमन था वो राइट साइड में रहता था, यहां पर यहां था और यहां था, तो हम ऐसा इसमें भी अरेंजमेंट करते हैं कि एक कॉमन आ जाए, तो बी ही कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी लिख दिए। ये पार्ट जो मेरा कॉमन था वो दोनों को राइट साइड में कर लिए। अब आसानी से हम इसको इंटरचेंज करके मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बी तो मेरा आ गया, तो जो राइट साइड में रहता था उसको कहां लिखते थे, इंटरसेक्शन सी यहां लिखते थे, तो यहां इंटरसेक्शन बी लिख दिए। अब क्या है, जो इधर वाला बचा है यहां भी यूनियन है, तो दोनों को क्या करना है, ए यूनियन सी, ये है सी है, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी। ए यूनियन सी का वैल्यू यहां क्या दिया है, ए यूनियन बी, इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हम यहां बताए थे, यहां बताए थे कि ए है और बी है, दोनों को मिला रहे हैं, तो ए यूनियन बी क्या है, टोटल ये हो जाएगा। अब उसके साथ बी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो केवल मेरा बी पार्ट ही मिलेगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, दैट इज बी इक्वल टू सी प्रूफ। ये ऐसे हम लोग को अटेम्प्ट लेकर के इसको बढ़ना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा जरूर, ठीक है। चलिए आप इसको पॉज कर करके लिख सकते हैं, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आप इसमें सक्सेस हो जाइएगा। हमें भी बाकी लोग तरफ जैसा अगर प्रूफ करना रहता तो मैं भी क्या करता, पहले बोर्ड पर इसको कर लेता, वीडियो स्टार्ट करता, चलो भाई बता दिया, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बनो, बनाते जाओ। चलो 4 में देखते हैं,
कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। क्या है? सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। पहला क्या दिया है? ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा क्या दिया है? ए माइनस बी इक्वल टू 5। थर्ड में क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। और फोर्थ में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब ये बोल रहा है कि 4 जो कंडीशन चारों दिया है वो सब क्या है? इक्विवेलेंट है। देखो A इज सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग क्या है कि इफ A बिलोंग्स टू A देन A ऑल्सो बिलोंग्स टू B। सेकेंड क्या कर रहा है? A माइनस बी इक्वल टू 5। A माइनस बी इक्वल टू 5। ये 5 कब आएगा? एक ही कंडीशन होगा कि अगर A जितना है जो A में एलिमेंट हो B में एलिमेंट रहे, A का सारा एलिमेंट्स B में रहे, तभी ना A माइनस बी इक्वल टू 5 आएगा। A का सारा एलिमेंट्स, इट्स पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ all elements of set A should belong to set B, that is A should be set of B। ये ना चाहिए सारा अगर इसका एलिमेंट्स B से बिलोंग करेगा तब मेरा 5 आएगा, तो इसका मतलब होगा कि A इज सबसेट ऑफ B। थर्ड आओ, देखो यहां से क्या है? A इज सबसेट ऑफ B पहला है ही, सेकेंड भी A इज सबसेट ऑफ B आ गया। थर्ड A यूनियन B इक्वल टू B, A यूनियन B इक्वल टू B दिया है, तो क्या लिखेंगे? इसमें भी हम मान सकते हैं लेट A बिलोंग्स टू A यूनियन B। इट मीन्स दैट क्या है? इट मीन्स दैट A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू B। ठीक है, इट मीन्स दैट A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू B। लेकिन इसका वैल्यू क्या कर रहा है कि ये मेरा B के ही बराबर है, केवल B के ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी A में एलिमेंट्स है वो B में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि A में जो भी एलिमेंट्स है वो B में भी बिलोंग कर रहा है। या वेन डायग्राम से इसको समझ लो, A यूनियन B इक्वल टू क्या कर रहा है? B कर रहा है। तो आपका A ये है, ये B है, दोनों को मिला दो तो ये मेरा क्या हो जाएगा? A यूनियन B। अब देखो इसका वैल्यू B कब आएगा? इसका वैल्यू B कब आएगा? जब ये सारा एलिमेंट इसके अंदर रहे तभी तो B आएगा। B होने का मतलब इसके अंदर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B। फिर यहां क्या है? A इंटरसेक्शन B, तो ये भी आप लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A कब आएगा? ये मेरा B है, ये मेरा A है, तो B के अंदर जब A सारा रहेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन A खुद आएगा, तो ये भी A सबसेट ऑफ B। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 4 ऑल आर A is subset of B, that is all are equivalent। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा आपका इक्विवेलेंट है। या आप ऐसे ही लिख सकते हैं, वर्ड में लिखना चाहें तो आप सबको वर्ड में लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी। इसमें भी सेम कंडीशन कि A यूनियन B इक्वल टू B पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी। आप एक लाइन में लिख करके दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, इसमें भी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बस यही लिखा है, इट्स पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी। तो यहां से पता चलेगा ये तो दिया ही है, तो 1 2 3 4 सारा क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब चारों क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। चलिए आज हम लोग 4 पढ़ लिए, अब नेक्स्ट क्लास में 5 6 7 ये सब डिस्कस करेंगे, और हमको लगता है अभी 2 क्लास और इसमें लगना चाहिए। चलिए, थैंक यू गाइस।